हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बॉटनी का एक मॉक टेस्ट डिस्कस किया था। आज भी आप लोगों के लिए एक और मॉक टेस्ट लेके आई हूँ बॉटनी का ही। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibit division of the labor and contribute to the survival of the body as a whole। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब लोगों ने अपने वर्क को मतलब स्प्लिट कर लिया है, और जो सर्वाइवल के लिए वो क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। बिल्कुल सही, यानी कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, ठीक है, जो है वो डिफरेंट टाइप के किससे मिलके बना है, टिश्यू में से मिलके बना है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसमें? दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, करेक्ट है। ठीक है, तो देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट कहाँ है। देखिए फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। नो। सेकेंड देखो, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। नो। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा। लास्ट देखिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 4। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक डायग्राम। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। ये डायग्राम अगर आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें अच्छे से पता होगा आप लोगों को। ये डायग्राम किसके लिए दिया था? एनिमोफिलस प्लांट के लिए, मतलब विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें करेक्ट मैच देखना है, तो इधर देखिए, सबसे फर्स्ट दिया हुआ विंड पॉलिनेटेड प्लांट, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकेंड वन इज वेल एक्सपोज स्टेमन, इसके अंदर वेल एक्सपोज स्टेमन होंगे। विंड पॉलिनेटेड प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें अच्छे से पता है, लिखा हुआ रहता है, वेल एक्सपोज स्टेमन होते हैं। ठीक है, एंड वर्सेटाइल एंथर। ठीक है, नेक्स्ट एनिमोफिली, एनिमोफिली मतलब वही विंड के थ्रू पॉलिनेशन। तो इसका यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? 4th। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, in replication deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट serve as a dual function। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से पढ़ा है, तो जब हम लोगों उसमें स्ट्रैंड बनाते हैं तो वहां पर एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी यानी कि ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वहां पर आकर ये लोग एड ऑन होते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दिया हुआ है। ठीक है, ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एज अ सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है, प्लस एनर्जी फॉर्मेशन का भी काम करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट है देयर इज अ definite reason in the E. coli DNA where the replication originates, such as region are termed as a origin of replication, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरी। ठीक है, ई कोलाई में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट देखो कहाँ है, फर्स्ट में दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नो। सेकंड देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नो, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होने चाहिए? करेक्ट। तो वो कहाँ दे? बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, फिर से अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इधर देखो, स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप लोगों ने ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर ये पूरी लाइनें आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी। देखो, स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट we own to millions of the plant, animal, microbe species with whom we share this planet। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड के फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज द एनर्जी species has an intrinsic value even if it may not be of the current or any economic वैल्यू टू अस। बिल्कुल सही। ठीक है, हर एक स्पीसीज का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, भले उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो। ठीक है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? फिर से करेक्ट है, तो इसमें क्या जाएगा? बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, पहला नहीं होगा। ठीक है, इनकरेक्ट दिया हुआ है। सेकेंड देखिए, स्टेटमेंट वन इज अ करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। नो,
थर्ड देखो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड 1 इज करेक्ट, ये भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये किसमें जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मियोसिस से। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ द मियोसिस। अब आपको इसके लिए मियोसिस पता होगा, मियोसिस द डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा हाफ टू द पेरेंट्स। ठीक है, अब उसी के अंदर मियोसिस को भी हमने डिवाइड किया है। ठीक है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस को हमने डिवाइड कर रखा कितने फेजेस के अंदर। मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब इसी के अंदर मियोसिस फर्स्ट जो होता है, इसी में हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। क्लियर। अब ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज को भी हमने फर्दर डिवाइड किया डिफरेंट सब फेजेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी 5 सब फेजेस देखी होगी आप लोगों ने, कौन कौन सी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब इधर देखिए इन सारे फेजेस के अंदर अब ये हमसे पूछ रहा है रिकॉम्बिनेशन जो है वो कौन से स्टेज में होगा। अब याद करो रिकॉम्बिनेशन जो होगा, रिकॉम्बिनेशन हमें कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो इधर देखिए क्रॉसिंग ओवर, लैप्टोटीन बुके स्टेज, जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सिनेप्सिस फॉर्मेशन। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होगा तो ऑब्वियसली वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा तो कौन से एंजाइम की नीड होगी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की नीड होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसके अंदर थर्ड। क्या जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा थर्ड। क्लियर है, रिकॉम्बिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कौन से स्टेज में होगा, थर्ड स्टेज के अंदर यानी कि पैकेटीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फिर से। स्टेटमेंट फर्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुप आर द कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ठीक है, किससे कंट्रोल होता है, जीन आई, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द अलील्स IA एंड IB प्रोड्यूसेस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, बिल्कुल सही। वाई अलील IO डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ठीक है, बिल्कुल सही। IO ठीक है, वो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट में दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। सेकंड देखो स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ये भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर फिर से क्या होगा, 4। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, आंसर है इसका 4। उसके बाद नेक्स्ट मैच करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इधर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे बेस्ट माइकोराइजा, पैरासाइटिज्म दिया है सामने, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, म्यूचुअलिज्म, स्नेल एंड लिवर फ्लूक। ठीक है, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, अभी तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारा कहाँ है, इकोलॉजी का है। ठीक है, इकोलॉजी में आप लोगों ने इंट्रैक्शंस पढ़े। ठीक है, इंट्रैक्शन में हमने कुछ पॉजिटिव इंट्रैक्शन पढ़े थे, कुछ नेगेटिव इंट्रैक्शन पढ़े थे, तो यहाँ पर कुछ इंट्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा। ठीक है, अब माइकोराइजा पता होगा आप लोगों को, होता क्या है माइकोराइजा, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट। ठीक है, पाइनस के रूट में अगर फंगस रह रहा है तो वो एसोसिएशन क्या है, माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का, जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो माइकोराइजा कहाँ जाएगा, म्यूचुअलिज्म। सेकंड देखो, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। ठीक है, हमने देखा था ये वेल, इसके ऊपर ऐसे बार्निकल्स। ठीक है, जहां जहां वेल जाएंगे, जहां वहां बार्निकल्स जाएंगे, यानी कि एक को पॉजिटिव
इम्पैक्ट हो रहा है, एक कोई फर्क नहीं, वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है, उसको ना उससे हार्म हो रहा है ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटरेक्शन किस में जाता है, वो जाएगा आपका कमेंसलिज्म। तो बी का क्या होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट, स्नेल एंड लीवर फ्लूक, क्या है, किसका एग्जांपल है, पैरासाइटिज्म, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, ठीक है, ये क्या है, अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि प्रेडेटेशन। चलिए मैच करो अभी का, फर्स्ट का जाएगा आपका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड कहाँ है, चलो आंसर आ ही गया, एक ही दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड हमें दिया है थर्ड के अंदर, ए का है आपका सेकंड, बी जो है आपका है फोर्थ, सी का है आपका फर्स्ट एंड डी का है थर्ड। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा बेटा इसमें, थर्ड। क्लियर है, आंसर होगा इसका थर्ड। चलिए नेक्स्ट, अगेन यहां पर आपको कार्बन कंपाउंड बताना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको केमिकल कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, अब इनमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल दिया हुआ है, ग्लाइसिन दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है, राइबोज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है इसमें कितने कार्बन होते हैं बेटा, इसमें 3 कार्बन होते हैं। ग्लाइसिन के अंदर होते हैं 2 कार्बन, याद करो, ग्लाइसिन फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ग्लूकोज सबको पता है 6 कार्बन, राइबोज 5 कार्बन, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, जिसमें फर्स्ट के अंदर सी जा रहा है, फर्स्ट में सी 2 ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में भी दिया है थर्ड में भी दिया है। ग्लाइसिन देखो, ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, बी का फोर्थ, बी 4 कहाँ है, फर्स्ट में। ग्लूकोज 6 कार्बन यानी कि सी का 1, राइबोज 5 कार्बन, ठीक है, डी का सेकंड। तो आंसर क्या होगा बेटा इसमें, फर्स्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ग्रेना लेमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2। अब इसके लिए आपको पहले क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम याद होगा, रफली हम बना लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेना, ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लेमिली। क्लियर, अब इधर देखिए, हाँ ये पूछ रहा है ग्रेना लेमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या होगा, PS1 भी होता है और जो प्रेस पार्ट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, PS सेकेंड भी प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट है एंड फोटो सिस्टम सेकेंड भी प्रेजेंट है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। साइक्लिक याद करो, साइक्लिक में ये बोल रहा है कि दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि साइक्लिक के लिए सिर्फ हमें एक फोटो सिस्टम चाहिए, एक कौन सा वाला, ओनली PS1। PS2 जो है वो हमें इसके लिए नीड नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे अभी, बोथ ATP एंड NADPH plus H are synthesized ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही, हमें पता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जेड स्कीम में ATP भी बनता है, उसके अलावा NADPH2 भी फॉर्म होता है। नेक्स्ट, स्ट्रोमा लेमिनी लैक PS सेकंड। स्ट्रोमा लेमिनी यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में सिर्फ क्या है, PS1 है, PS2 यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास गलत है, हाँ बेटा कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा इसमें, स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सेकंड। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है ये, देखो, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। गैमेटोफाइट बनने का सीक्वेंस पूछ रहा है ओव्यूल के अंदर। अब गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसेक, यू नो ना, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो इधर देखिए, अब इधर देखो, पहले आपको डायग्राम से बता रहे हो ताकि आपको आसानी मिले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये मेगास्पोर मदर सेल है, MMC है। MMC क्या करेगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस करके इसने क्या बना लिए, 4 मेगास्पोर बनाया, ठीक है।
अभी तो देखो 4 में से फंक्शनल कितना रहेगा, ओनली 1, 3 आर डिजनरेटेड, 3 आर क्या होंगे, डिजनरेटेड। चलो अब इसमें देखिए, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये 3 माइटोसिस कंप्लीट करता है, पता है ना, फर्स्ट माइटोसिस 2 न्यूक्लियाई, सेकंड माइटोसिस 4 न्यूक्लियाई एंड थर्ड माइटोसिस 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, 3 टाइम्स ये माइटोसिस परफॉर्म करेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट माइटोसिस हुआ 2 न्यूक्लियाई बन गए, सेकंड माइटोसिस हुआ कितने बन गए, 4, थर्ड माइटोसिस हुआ कितने बन गए, टोटल 8। क्लियर है। अभी तो देखो ये 8 जो होते हैं इनमें से 3 शिफ्ट on the chalazal end, 3 nuclei shift at the micropylar end, जिसमें से बड़ी वाली क्या होगी, एक सेल, 2 होंगे synergid and 2 are present in the central cell। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा एम्ब्रियो सेट। ठीक है, अभी कैसे बनाए, चलो इधर देखो। सबसे फर्स्ट 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, नो, सबसे पहले डायरेक्टली 3 न्यूक्लियर माइटोसिस थोड़ी होंगे, डिजनरेशन ऑफ द 3 मेगास्पोर, ओके, मियोटिक डिवीजन इन द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला इवेंट क्या होगा आपका, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होगा आपका, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, मियोसिस किया और क्या बनाया हमारा मेगास्पोर। ठीक है, सेकंड क्या होगा, डिजनरेशन ऑफ द 3 मेगास्पोर, यानी कि ये आपका सेकंड इवेंट। थर्ड देखो, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, बिल्कुल सही, डायग्राम में दिख रहा है सबको। फोर्थ देखिए, माइग्रेशन ऑफ द 3 न्यूक्लियर टुवर्ड द ईच पोल या फॉर्मेशन ऑफ द वॉल रिजल्टिंग 7 सेल। तो नेक्स्ट क्या होगा, माइग्रेशन, ये हमारा फोर्थ। एंड लास्ट में क्या होगा, वॉल डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, वेल डेवलप एम्ब्रियो सेट। ठीक है, तो अरेंज कीजिए। फर्स्ट सबसे पहले जाएगा सी कहाँ है, सेकंड में भी दिया हुआ है, फोर्थ में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बी कहाँ दिया हुआ है, फोर्थ में, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आपका ए, फिर डी और ई। तो आंसर क्या होगा आपका बेटा, 4। क्लियर है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन का ये आपका क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। 2,4-D के लिए पूछ रहा है आपसे, किसके लिए पूछ रहा है, 2,4-D के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब 2,4-D क्या है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा 2,4-D क्या होता है। तो इधर देखो, सबसे पहला लिखा हुआ इट इज अ टाइप ऑफ पीजीआर, बिल्कुल सही, पीजीआर है एक तरह का। नेक्स्ट बी देखो, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन, बिल्कुल सही, ऑक्सीन का टाइप है ये। ठीक है, कौन सा वाला टाइप है, नेचुरल है सिंथेटिक, तो ये सिंथेटिक ऑक्सीन है। सी देखिए, इट इज अ नेचुरली सिंथेसाइज, नो, अभी भी मैंने बोला कि ये सिंथेटिक ऑक्सीन है। डी देखो, इट इज लार्जली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, बिल्कुल सही, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी डी। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी हमारे जा रहे हैं कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलो इधर देखो, असर्शन स्टेटमेंट नहीं, सॉरी असर्शन रीजन है। देखिए असर्शन दिया हुआ है, द आरक्यू ऑफ द ट्राइपैल्मेटिन दैट मींस फेट, किसका पूछ रहा है ये, फेट इज लेस देन 1, बिल्कुल सही, कितना होता है 0.7। सेकेंड देखो, रीजन में दिया व्हेन tripalmitin is used as a respiratory substrate then volume of CO2 evol is greater than the volume of oxygen consumed। उल्टा लिखा हुआ है, greater नहीं lesser than होगा। ठीक है, तो यानी कि ये रीजन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपका क्या है, assertion is correct and reason is false। कहाँ है देखो, both A and R is correct, R is correct, not correct explanation नहीं जाएगा। A is correct but R is not correct। ठीक है, A is not correct but R is correct, both A and R is correct and R is a correct explanation of A। no, हमारा क्या होगा, assertion यहाँ पे सही दिया हुआ है लेकिन रीजन जो है वो गलत है, यानी कि A is correct but R is not correct। आंसर होगा इसका B। ओके, इतने सारे एग्जाम्पल देख के डर मत जाना आप लोग। ठीक है, देखो इसमें काफी सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है सुपीरियर ओवरी। ठीक है, in the given below example how many plants in which the superior ovary
ठीक है, क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर ओवरी। अब एग्जांपल देखिए, मस्टर्ड, टर्निप, रेडिश, लेडी फिंगर, लोबियो, अरहर, केसिया, टर्माइंड, अकेसिया, मिमोसिया, मारीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, लेटस, व्हीट, राइस, शुगर कैन, दूबग्रास एंड बार्ले। ठीक है, हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं। अब इसमें से आपको सुपीरियर ओवरी ढूंढनी है। अब याद करो, हमारे पास सिर्फ 3 फैमिली ऐसी थी जिसमें इंफीरियर ओवरी थी, बाकी सारी की सारी फैमिली के अंदर सुपीरियर ओवरी थी। ठीक है, अब 3 फैमिली वो कौन कौन सी है जिसमें इंफीरियर ओवरी है, मुझे बताइए जल्दी। मेनली आपके सिलेबस में 2 ही होगा, आपको 2 ही याद होगा। देखो, सबसे पहले तो हमारा एस्टरेसी फैमिली, जिसको हम कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली में इंफीरियर ओवरी होगा। ठीक है, तो अभी तो देखिए, अब इतने में से हम सिर्फ वो देखेंगे जो एस्टरेसी के मेंबर है। एस्टरेसी के मेंबर आपका कौन जाएगा, एस्टरेसी में क्या आता है, मारीगोल्ड, बिल्कुल, क्राइसेंथेमम, ठीक है, एंड लेटस। ठीक है, बिल्कुल सही। कुकुरबिटेसी का एक भी एग्जांपल नहीं है यहाँ पे। अगर कुकुरबिटेसी का होता है तो हम उसको एड ऑन करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, काउंट कीजिए, बाकी जितने भी रिमेनिंग दिए हुए इन सभी में क्या होगा, सुपीरियर ओवरी होगा। तो इधर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यानी कि 15 मेंबर्स के पास हमारे पास क्या है, सुपीरियर ओवरी। आंसर देखो, 15 कहाँ है, फर्स्ट में 17, सेकंड में 15, थर्ड में 14 एंड फोर्थ में 12। तो आंसर क्या होगा इसका, 15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर असर्शन रीजन आया हुआ है। ठीक है, देखो अगेन ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी में भी ये इंटरेक्शन से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इंटरेक्शन में देखिए, सबसे फर्स्ट असर्शन दिया हुआ है, द कैटल ग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल एसोसिएशन आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। बिल्कुल सही। ठीक है, कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड वन स्पीसीज इज नॉर हार्म और नॉर बेनिफिटेड, यानी कि न्यूट्रल। क्लियर है। रीजन देखो, द egret always forests close where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stray up and flush out the insect from the vegetation that otherwise might have the difficult for the egret to find and catch। बिल्कुल सही। आपको पता है कैटल एग्रेट और कैटल का मतलब रिलेशन क्या होता है, वो उसके कैटल के पीछे चलते रहते हैं। कैटल जैसे जैसे मूव करता है तो प्लांट्स में छोटे छोटे से इंसेक्ट निकल के आते हैं, उन इंसेक्ट को कौन कैप्चर करेगा, कैटल एग्रेट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये क्या है, कमेंसलिज्म। अभी देखो, कैटल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है उससे, लेकिन एग्रीड को बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो जो छोटे छोटे से इंसेक्ट है वो कौन कैप्चर कर ले रहा है, एग्रीड। क्लियर है। तो दैट मींस ये भी स्टेट में ये रीजन जो है बिल्कुल सही है, और प्लस ये कमेंसलिज्म को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज अ करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ये नहीं होगा। सेकेंड देखो, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं। A is not correct and R is correct, no। ठीक है, both A and R is a correct and R is a correct explanation of A। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, D। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका, D यानी कि 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगेन एनुप्लॉइडी पूछ रहा हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द एनुप्लॉइडी। ठीक है, अब एनुप्लॉइडी आप लोगों को पता होगा, एनुप्लॉइडी में क्या होगा, एडिंग करते हैं हम लोग क्रोमोसोम की। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में देखो, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 2n-1 दिया हुआ है, जबकि होगा क्या 2n+1। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 46 है तो कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, 2n-1, बिल्कुल सही। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 2n+1, यहाँ पर 21 नंबर की ट्राइसोमी। डाउन में क्या होता है, 21st जो क्रोमोसोम है इसका क्या होगा, ट्राइसोमी। जबकि क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। तो ये भी गलत दिया हुआ है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पर फिर से गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ओके, एनाटॉमी का क्वेश्चन दिया हुआ है।
ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ, अब अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है यानी कि जिनको हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो फर्दर 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। जाइलम के कौन कौन से 4 एलिमेंट्स है? सबसे फर्स्ट मेन एलिमेंट जाइलम वेसल्स, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारा क्या है? ट्रैकेट्स। थर्ड एलिमेंट इज जाइलम पैरेन्काइमा। एंड नेक्स्ट वन इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो नोन एज जाइलम फाइबर, ठीक है। अभी तो देखिए जो लोअर कैटेगरी के प्लांट है, ठीक है, यानी कि जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है, तो वहां पर तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन जैसे कि जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इनमें अभी अभी जस्ट वेस्कुलर टिश्यू आए हैं, ठीक है, तो इनके पास जाइलम जो होगा उसमें वेसल्स नहीं होगी लेकिन ट्रैकेट्स होगा, और ट्रैकेट्स वहां पर मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल दिए हुए थे, देखिए इधर पाइनस, बिल्कुल ठीक है, ट्रैकेट्स पाइनस में होगा। यूकेलिप्टस, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा? ट्रैकेट्स प्रेजेंट होगा। सैड्रस के अंदर भी ट्रैकेट्स प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सभी के अंदर क्या होगा? ट्रैकेट्स प्रेजेंट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? ट्रैकेट्स जो है लोअर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होगा। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो जाइलम वेसल्स है वो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होगी। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर से देखो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। बिल्कुल सही है, रैंडम होता है म्यूटेशन, डायरेक्शनलेस होता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती म्यूटेशन की। नेक्स्ट, डार्विनियन वेरिएशन आर लार्ज एंड रैंडम। नो, ठीक है, डार्विनियन वेरिएशन लार्ज नहीं होते, स्मॉल होते हैं, और वो रैंडम नहीं होते। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दिया हुआ है? इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड दिया है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नो, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको हमें क्या है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, यानी कि इसमें कहा जाएगा हमारा आंसर सेकंड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, यानी कि आपका आंसर क्या होगा इसमें? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से प्रेजेंटेशन का टाइप कौन सा नहीं है। तो इधर देखिए, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है इसमें मार्जिनल, बिल्कुल सही, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, बिल्कुल सही, हाँ मार्जिनल, ये वाला याद करो, कुछ इस तरह से डायग्राम था, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। पैराइटल, बिल्कुल हाँ, पैराइटल में ये वाला डायग्राम याद आ रहा है, कुछ इस तरह से, ये हमारा पैराइटल। इम्ब्रिकेट प्रेजेंटेशन होता है क्या? इम्ब्रिकेट, नो, इम्ब्रिकेट क्या होता है? स्टिवेशन, ठीक है, तो यानी कि ये प्रेजेंटेशन का टाइप नहीं है। फ्री सेंट्रल में हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ पे पार्टीशन नहीं होता, सिर्फ इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट है सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों क्या है? प्रेजेंटेशन का टाइप है, लेकिन इम्ब्रिकेट जो है वो क्या है? प्रेजेंटेशन का टाइप नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? सी। क्या करेक्ट आंसर जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिल्कुल सही, किसने बोला था ये? याद करो किसने बोला था ये? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था अपना मंत्र ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, वही है। सेल थ्योरी क्या बोलती है कि सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, बिल्कुल सही। कौन से प्रोसेस से?
द प्रोसेस बाय विच दिस अकर इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। बिल्कुल सही, सेल जब डिवाइड होगी तभी सेल के नई सेल बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जा रहा है तो क्या उसमें सेल डिवीजन बंद हो जा रहा है? आप मैच्योर हो गए, क्या आपको चोट लग गई तो वो कभी हील होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, भले ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो गया लेकिन उसमें सेल डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट में इनकरेक्ट दिया हुआ है, सेकेंड में बोला है फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकेंड इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, नो। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? फोर्थ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। असर्शन रीजन, बिल्कुल घबराना नहीं है असर्शन रीजन से। चलिए इधर देखो, असर्शन रीजन में फर्स्ट दिया हुआ है, माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। बिल्कुल सही, माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, हाफ नहीं होंगे, सेम रहेंगे, तो बिल्कुल माइटोसिस को हम क्या बोलेंगे? अगर सपोज पेरेंटल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है और इससे जो न्यू सेल्स बनेगी अगर उनमें भी 46 है तो वो इक्वेशनल डिवीजन हुआ या नहीं? बिल्कुल इक्वेशनल डिवीजन ही हुआ। क्या हुआ ये? इक्वेशनल डिवीजन है, कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। बिल्कुल सही, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, दोनों जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है। बोथ ए एंड आर इज अ करेक्ट एंड आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो। A is correct, R is not correct, नहीं। A is not correct, R is correct, no. Both A and R is correct and R is a correct explanation of A. तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ। क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि जो हमारा रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनाटॉमी से। अगर आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है, तो अभी देखो, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक टीएस बना रही हूं स्टेम का। अब ये वाला जो हमने बनाई है, ये देखो, ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, येलो लाइन जो सबसे बाहर है, ये येलो लाइन क्या, ये येलो लाइन रिप्रेजेंट करी किसको? एंडोडर्मिस को। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? All the tissue on the inner side of the endodermis such as the pericycle constitute the, ठीक है, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर तरफ। अब ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है पेरिसाइकल, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होंगे। क्या होंगे? वेस्कुलर टिश्यू, अंदर सेंटर में पिथ होगा, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? स्टीलिंग। ठीक है, स्टीलर रीजन। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टीलिंग। ठीक है, और ये वाला जो बाहर की तरफ वाला रीजन है ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टीलर। ठीक है, तो ये पूछ रहा रीजन क्या होगा, तो इधर देखो, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, नो। स्टीली, बिल्कुल सही। कंजक्टिव टिश्यू, नो। कॉर्टिकल लेयर, नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। क्या होता है वो? स्टीलर रीजन। क्या होता है वो? स्टीलर रीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन है एंडोडर्मिस के अंदर तरफ वो क्या होता है? स्टीलर रीजन। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, देखो एमबीआई का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें देखिए स्टेटमेंट वन में दिया हुआ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट led to the conclusion that the X body of the hanging was in fact a chromosome and that is why it was given the name X chromosome। बिल्कुल सही। पहले हैंकिंग ने देखा था, उन्होंने सिर्फ एक बोला था कि कुछ एक कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन्होंने क्या बोल दिया था उसको? एक्स बॉडी। लेकिन बाद में फर्दर साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने क्या बोला कि एक्स बॉडी ही क्या है? एक्स क्रोमोसोम है, और उसको एक्स क्रोमोसोम नेम भी दे दिया था। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए, टुडे जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट in the sequencing of whole genome as was done
इन केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर। बिल्कुल सही, आजकल हम लोग जेनेटिक मैप का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो इधर देखिए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, नहीं। सेकेंड में देखो फर्स्ट करेक्ट दिया हुआ है, सेकेंड इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। इधर देखिए, फर्स्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है, सेकेंड करेक्ट, नो। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी कि आंसर क्या होगा इसमें, फोर्थ। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें फिर से ये क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा इसलिए लाए गए ताकि आप लोगों को स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चे दो ही चीजों से ज्यादा घबराता है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपके स्टेटमेंट वाले चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट है, यानी कि प्लांट फीजो से है, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy। बिल्कुल सही, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी इधर केमिस्ट्री नहीं लगानी है आपको, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन से, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सेकेंड देखो, the compound that are oxidized during the respiratory process are known as respiratory substrate, ठीक है। यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होता है, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, करेक्ट। तो क्या होगा, वन एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, नहीं। फर्स्ट करेक्ट एंड सेकेंड इनकरेक्ट, ये भी नहीं। थर्ड में दिया है फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, नो। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, फोर्थ। क्लियर है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, फोर्थ। चलो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से याद करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। टॉपिको मोजेक देख के पता चल रहा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप लोगों को इसको मैच करना है। चलिए देखिए, BSE, BSE क्या है, बोवाइन सिफिलिस एंसेफेलोपैथी, बिल्कुल सही, ठीक है। BSE किससे होता है, किससे होगा, प्रायोन्स। नेक्स्ट, टोबैको मोजेक वायरस क्या कर देता है, मोजेक डिजीज, टोबैको के अंदर टोबैको मोजेक डिजीज कोज कर देता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर सॉरी एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये सिकनेस थोड़ा सा इधर चला गया, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो सिट्रस कैंसर किससे होता है, बैक्टीरिया से। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, सीलेटेड प्रोटोजोन की वजह से, ठीक है। यानी कि ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड कहाँ है, देखिए ए का सेकंड हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए डी और डी के लिए थर्ड, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, फोर्थ, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, मैच करना है आप लोगों को फिर से। चलिए, ये भी किसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अगेन हमें किसका दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। देखो इसमें सबसे फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, क्या है वो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सेकंड देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम अगेन यूनिसेलुलर बट नॉट प्रोकैरियोट्स, वो क्या होता है, यूकैरियोट्स। थर्ड देख लो एग्रीकस, एग्रीकस क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। एंड बैक्टीरियोफेज क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, बैक्टीरियोफेज क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसे देखो, फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट, सेकंड के लिए भी सेकंड, सी के लिए एग्रीगस यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है। चलिए अगेन मैच करना है आप लोगों को। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किससे दिया हुआ है, लिविंग बर्ड से दिया हुआ है। देखो इधर आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म, मैमेलिया, पॉइल्स, इसको आपको मैच करना है। तो इधर देखो, आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है, डिवीजन। आर्थ्रोपोडा क्या होगा, फाइलम। एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन। मैमेलिया क्लास, ठीक है। पॉइल्स क्या है, ऑर्डर, ठीक है। तो देखो इधर
ए के लिए हमारे लिए क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ए के लिए सेकेंड ऑप्शन, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए थर्ड एंड डी के लिए क्या है, फोर्थ। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा इसके अंदर, सेकेंड। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, सेकेंड, ठीक है। तो 26 का क्या होगा, सेकेंड। 27 क्वेश्चन, ठीक है। 27 में क्या करना है, हमें मैच करना है। अब इधर देखो, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेंबर दिए हुए हैं और ये सारे मेंबर अगर आप देखोगे, यो वॉल्वॉक्स, डिक्टियोटा, पोरपायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब किसमें आता है, थैलोफाइटा में, ठीक है, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइट्स जो हमने देखे थे एल्गी, ठीक है, जहां पर हमने एल्गी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एल्गी है। अब आपको पहले तो फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा एल्गी है। तो वॉल्वॉक्स इसमें आता है ग्रीन एल्गी। वॉल्वॉक्स क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रीन एल्गी जो होता है उसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्या होगा इसके पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। सेकंड देखो, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा कौन सी एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी। डिक्टियोटा कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी के लिए कौन सा पिगमेंट जाता है हमारा, क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, सी, तो ये भी गलत है। थर्ड देखो, पोरपायरा। पोरपायरा कौन सी एल्गी है हमारी, रेड एल्गी। पोरपायरा कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड डी, बिल्कुल सही, यानी कि सही दिया हुआ है। फोर्थ देखो, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स अगेन कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी है, ग्रीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगेन ए एंड बी, तो ये भी गलत है। तो इसमें देखो करेक्ट मैच करने को बोला है, तो करेक्टली कौन सा मैच हो रखा है, पोरपायरा, क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आंसर जाएगा आपका, थर्ड। थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड क्या होगा इसमें, करेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन फिर से आपको मैच करना है। चलिए इधर देखो, इक्विसेटम प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है ये। इक्विसेटम जो है वो क्या है, जो हमने प्लांट किंगडम में हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है, कौन कौन सा वाला, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इक्विसेटम किसमें आता है, टाइडोफाइट्स किसमें आता है, टाइडोफाइट्स। तो टाइडोफाइट्स आता है फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू, क्या होता है, फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू है। तो इक्विसेटम क्या है, वेस्कुलर, मतलब फर्स्ट वेस्कुलर, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं या फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। तो दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही। सेकेंड देखो, मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या है, ब्रायोफाइट्स। क्या है मार्केंशिया, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही। तो यानी कि ये भी क्या है, करेक्ट मैच हो रखा है, मार्केंशिया, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पाइनस, पाइनस किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, किसमें आएगा, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, फर्स्ट सीडेड प्लांट, यानी कि उनके पास सीड बनना लग गए। प्रिकसर बोले तो कौन आएगा, टाइडोफाइट्स। लेकिन अगर फर्स्ट सीडेड बोल रहा है तो क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो पाइनस में क्या होंगे, सीड होंगे, बिल्कुल सही। कारा, कारा किसमें आता है, थैलोफाइटा, यानी कि ग्रीन एल्गी, ठीक है। कारा क्या है, ग्रीन एल्गी। तो देखो सेम के साथ ही मैच करना है, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए सेकंड, सी के लिए थर्ड एंड डी के लिए फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। क्लियर है, चलो फिर से अगेन एक और मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ये है सेल बायोलॉजी से, ठीक है, यूनिट ऑफ सेल। देखो इसमें देखो, सबसे फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। चलिए तो ए के लिए क्या आ जाएगा आपका, सेकंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन ही नहीं होती है उसके पास। तो फिम्ब्री, फिम्ब्री किसमें हेल्प करता है, अटैचमेंट में। फिम्ब्री किसमें मिलेगी, बैक्टीरियल सेल के पास, ठीक है। तो ए के लिए आपका जाएगा सेकेंड। अब ए के लिए सेकेंड देखो कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन में, बाकी में नहीं है, वैसे हो जाएगा। ए के लिए आपका सेकेंड, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए थर्ड एंड डी के लिए, यानी कि इसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड, ठीक है। क्या आंसर होगा इसमें, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following statement are correct with reference to the mycoplasma। माइकोप्लाज्मा के रेफरेंस में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इधर देखो माइकोप्लाज्मा के लिए
माइक्रोप्लाज्म किस में आते हैं? प्रोकैरियोट से, ठीक है, बिल्कुल सही, प्रोकैरियोट से हो। सेकंड देखो, इट इज यूकैरियोट्स, नो, यूकैरियोट्स थोड़ी, प्रोकैरियोट्स से तो यूकैरियोट्स नहीं होंगे। सी देखिए, इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नो, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर। इट इज अ काइंड ऑफ वायरस, नहीं। सेल वॉल आर नॉन सेलुलर, सेल वॉल तो होती ही नहीं है, तो सेलुलोज नॉन सेलुलोज से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। यानी कि स्टेटमेंट ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। तो देखो ए कहाँ है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओनली ए थर्ड वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? थर्ड, ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन करंज एनाटॉमी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करंज, ठीक है। अब ये आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन है, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। करंज एनाटॉमी कौन से प्लांट की स्पेशलिटी है? जो हमारा सीफो प्लांट है, सीफो प्लांट, इनके अंदर हमें क्या मिलती है? करंज एनाटॉमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब करंज एनाटॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा करंज एनाटॉमी में क्या होता है। तो इधर देखिए, सपोज यहाँ पर हमारे पास ये वेस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज के आसपास यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट होगी, कौन से सेल्स है? बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर इसके पास क्या होगा? ए ग्रेनल लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होगी वो कौन सी सेल्स है? मीजोफिल सेल्स। ये कौन सी सेल्स है? मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स की क्या स्पेशलिटी? यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉल क्लोरोप्लास्ट है बट ग्रेनल है। अब ये ग्रेनल, ए ग्रेनल क्या है? देखो इस तरह से, जो हमारी बंडल शीट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ये है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, एंड जो हमारी मीजोफिल सेल्स के पास जो क्लोरोप्लास्ट है कैसा होगा? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। यहां पर ग्रेना नहीं होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा? ग्रेना प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वृत्त, ठीक है। जो पर्ल अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, उसी तरह का अरेंजमेंट होगा। तो इधर देखो, फर्स्ट दिया है वृत्त, ठीक है। सेकंड दिया है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, नो। थर्ड दिया है टाइप ऑफ द CO2 एक्सेप्टर, नहीं। फोर्थ दिया हुआ टाइप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें जो इस तरह का सीफो प्लांट के अंदर करंज एनाटॉमी मिलती है, ठीक है। और ये जो करंज एनाटॉमी होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त भी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? फर्स्ट। क्लियर बेटा? और ये आपको करंज एनाटॉमी की वजह से ये जो प्लांट होते हैं सीफो प्लांट, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, ये इनके स्पेशलिटी। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि करंज एनाटॉमी मिल रही है सीफो प्लांट, और करंज एनाटॉमी की वजह से ही यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और इसके अंदर जो CO2 फिक्सेशन वाला प्रोसेस है वो भी कितनी बार होता है? 2 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि इसके पास 2 टाइप की सेल्स है, एक तो है मीजोफिल सेल्स, ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रही है मीजोफिल सेल्स, एंड ये जो है ये है बंडल शीट सेल्स। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक पिरामिड दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो, पिरामिड के अंदर आपको पता है कि जो सबसे लोअर लेवल पे यहाँ पर जो दिखाया है क्या? प्रोड्यूसर है। ये हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड ब्लू कलर का जो दिखाया हुआ है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट बी जो है वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सी जो है वो आपका क्या है? टॉप कंज्यूमर। क्लियर? अब इधर देखिए, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? सनलाइट कितना है? 10 लाख, 10 लाख जूल जो है सनलाइट है। अब इसका, अभी देखो सन का कितना होता है?
1 to 5% 2 पूरा जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंसिडेंटल सोलर रेडिएशन दिया हुआ है कितना, 10 लाख, ठीक है। तो उसका 1% कितने प्रोड्यूसर कितना ले रहे हैं, ओनली इसका 1%। 1% कितना हो गया, 10,000 जूल। अब इधर देखिए, अब इसमें से आपको पता होगा कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो कितने परसेंट, यानी कि एनर्जी आगे कितना परसेंट जाएगा, ओनली 10%, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होगा, प्रोड्यूसर के पास इसका 10% यानी कि कितना जाएगा, यहाँ पे अगर सपोज 10,000 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,000। कितना जा रहा है यहाँ पे, 1,000। फिर उसका यहाँ पर इसका 10% 100, इसका 10% 10, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर ये हो गया, यानी कि हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1,000, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 एंड टॉप कंज्यूमर के पास आपका 10 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए के लिए 5,000 जूल, ए जो है 5,000 जूल नहीं। बी के लिए दिया हुआ, बी जो है, बी यानी कि आपका सेकेंडरी कंज्यूमर 1,000 जूल, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखो, ए के लिए दिया है 1,000 जूल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एंड बी के लिए 5,000 जूल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर, थर्ड। क्या आंसर जाएगा बेटा, थर्ड, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो जो हमारा प्रोड्यूसर होगा उसका कितना ले रहा है, सिर्फ 10%, यानी कि 1,000 जूल। क्लियर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, ठीक है। करेक्ट मैच करना है। अभी तो देखो, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, हाँ बिल्कुल ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन द ईयर 1990, बिल्कुल सही, 1990 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, किसने दिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जेफरी, ठीक है। तो यानी कि तीनों के तीनों जो है वो करेक्टली मैच है, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। अगेन यहाँ पर फिर से क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीड इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इधर देखो, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। पूरा हमें पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होंगे, और फाइनली ये पूरा इवेंट जो है, ओवरऑल कंडीशंस जो है वो क्यों हो रही, क्योंकि हमें एट द एंड हमें चाहिए सीड, ताकि हम नेक्स्ट वापस से नेक्स्ट प्लांट फॉर्मेशन कर सके। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड है, बिल्कुल सही, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, बिल्कुल सही। हमें पता है, आप लोगों ने ये इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये हमारे पास पूरा गाइनोशियम, पिस्टिल कार्पल, ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये जो है स्टाइल, और ये जो नीचे का बल्ज पार्ट है ये होता है ओवरी। क्या ये ओवरी, और ओवरी के अंदर यहां पर हमारे पास इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है ये इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, मैच्योर सीड मे बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, बिल्कुल सही। जो सीड्स है उनको भी हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड, ठीक है। एल्बुमिनस यानी कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, नॉन एल्बुमिनस जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सीड जो होता है वो नॉन एल्बुमिनस भी हो सकता है, एक्स एल्बुमिनस भी हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ है हमारे क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, फोर्थ। सारे स्टेटमेंट सीड के रेस्पेक्ट में बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं एमबीआई से क्वेश्चन है, एमबीआई में भी जेनेटिक कोड से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको जेनेटिक कोड पता होना चाहिए। तो इधर देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। अभी तो देखिए, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एसीजे। एसीजे कोडोन होता है, वो किसके लिए कोड करता है, तो एसीजे जो है वो किसके लिए कोड करता है, थ्रियोनिन, बिल्कुल सही है।
ACC, ACC किसके लिए कोड करेगा? अगेन थ्रियोनिन, बिल्कुल सही। AGU, AGU जो है वो क्या दिया हुआ है? देखो आर्जिनिन, ठीक है, जबकि वो किसके लिए कोड करता है? सेरीन के लिए। किसके लिए कोड करेगा वो? सेरीन के लिए, यानी कि ये जो आर्जिनिन आपको दिया हुआ है वो क्या है? इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो AGC, ये किसको कोड कर रहा है? सेरीन को, ये बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट के लिए हमारा क्या चला जाएगा इसमें बेटा? आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। AGU जो है वो आर्जिनिन को कोड नहीं करता, वो किसको कोड करेगा? सेरीन को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इधर देखो, ये जो है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इधर देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं क्रॉस करके बताऊंगी। पहले तो याद करो वो वाला क्रॉस, हम लोगों ने दो इस तरह से याद आ रहा है कुछ कंडीशंस, ठीक है। ये हमारे जो है वो किसका एग्जांपल है? प्लियोट्रोपी का, ठीक है। अभी तो देखो यहाँ पर कैपिटल बी जो है और स्मॉल बी है, वो दो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कैपिटल बी भी जो है वो एक तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्च ग्रेन के साइज को। तो यहाँ पर ये जो है लार्ज स्टार्च ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो स्मॉल बेबी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल स्टार्च ग्रेन, ठीक है। इनके गैमेट्स क्या बनेंगे? यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है। क्रॉस हुआ, क्या मिला हमें? कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, ठीक है। यानी कि ये जो कैपिटल बी और स्मॉल बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को। अब इधर देखो, यहीं पर इसी इसमें कैपिटल बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड को, और स्मॉल बी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड को, रिंकल्ड सीड को। क्लियर है? यहां पर हमने गैमेट बना दिया कैपिटल बी, यहां पर बना दिया स्मॉल बी, ठीक है। इनसे क्या बन गया? कैपिटल बी स्मॉल बी। जब यहां पर जो प्रोजेनी बनी है ये हो रही है कैसे? ये मिल रही है हमें राउंड। क्लियर है? इस वाले केस में कौन सा लॉ लग रहा है? फर्स्ट वाले केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो है फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस वाले केस में क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पे क्या जा रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल बी और स्मॉल बी दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करें। अब इसी से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व हो जाएगा। इधर देखो, कैपिटल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल बी देखो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो राउंड को, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही है। कैपिटल बी स्मॉल बी किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरमीडिएट साइज ऑफ द ग्रेन, ठीक है। स्टार्च ग्रेन का जो है वो इंटरमीडिएट साइज है, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड देखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड सीड, यहाँ ये देखो कैपिटल बी स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड को, यानी कि ये भी ठीक है। स्मॉल बी अब यहाँ भी बोला है स्टार्च ग्रेन आर इंटरमीडिएट साइज, नो, इंटरमीडिएट स्मॉल बी क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट मैच है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 4। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 4। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा? 4। फोर्थ जो है वो है इनकरेक्टली मैच। क्लियर? ये आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर से आपको यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, ठीक है। देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच।
ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कहाँ से है? चलिए मैं बता देती हूँ, ये है हमारा प्लांट ग्रोथ से ये वाला क्वेश्चन फिर से। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ हार्मोन दिया हुआ है, हार्मोन का केमिकल नेम दिया हुआ है काइनेटिन। ठीक है, काइनेटिन जो है ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया था, बिल्कुल सही। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जियाटिन कॉर्न क्लियरेंस ऑब्टेन हुआ था, बिल्कुल सही। जियाटिन कोकोनट मिल्क से भी ऑब्टेन हुआ था। काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द थाइमिन जबकि वो थाइमिन नहीं, वो है एडेनिन। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? एडेनिन। अगर एडेनिन होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, तो इनकरेक्ट में इसमें क्या आ जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? फोर्थ। फोर्थ जो है वो क्या है यहाँ पर? इनकरेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, याद करो किसका डायग्राम है? वेस्कुलर टिश्यू। क्या है ये? वेस्कुलर टिश्यू। अभी तो देखिए, हाँ वेस्कुलर टिश्यू हम लोगों ने वेस्कुलर टिश्यू में भी रेडियल, कोलेटल, कोलेटल में भी कोलेटल ओपन, कोलेटल क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अंदर तरफ दिया हुआ है जाइलम, ये जाइलम रिप्रेजेंट करा है, बीच में यहाँ पर एक कैम्बियम। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ क्या हुआ है? फ्लोएम, यानी कि आउट बाहर की तरफ जो है फ्लोएम है। ठीक है, अगर हम इसी को इसका इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो इस तरह से ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ सेंटर मतलब अंदर तरफ सेंटर पोर्शन में क्या रहेगा? यहाँ इस तरह से जाइलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या रहेगा? इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो कैम्बियम, और आउटर साइड में क्या है? फ्लोएम। ये है जाइलम, ये ब्लू कलर से जो बताया है ये कैम्बियम, और बाहर की तरफ इसमें क्या होगा? फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो स्टेटमेंट सबसे पहला दिया हुआ है रेडियल वेस्कुलर बंडल इन द रूट, बिल्कुल नहीं। सेकंड देखो, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम, करेक्ट। थर्ड देखिए, रेडियल वेस्कुलर बंडल इन द लीफ, नहीं। ठीक है, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम। ठीक है, क्लोज नहीं है, ये ओपन टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम है। अगर सपोज ये कैम्बियम नहीं होता तो ये क्लोज जाता, तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? सेकंड, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल इन दी स्टेम। और वो कहाँ मिलता है हमें? कंजॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल मिलता है हमें स्टेम के अंदर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो, द इकोसिस्टम आर मे बी, इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है? अब इनमें देखो, मैनमेड हो सकता है इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। टेरेस्ट्रियल हो सकता है, बिल्कुल सही। एक्वाटिक हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी इकोसिस्टम इनमें से किसी भी तरह से हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्ट्रोफिन? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है तो उसमें अच्छे से पता होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है। डिस्ट्रोफिन क्या है? स्मॉलेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, नो, सबसे छोटा नहीं है। लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, हाँ बिल्कुल सही। बेसिक अमाइनो एसिड नहीं है, नेचुरल अमाइनो एसिड भी नहीं है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है। क्या है? लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल इन द इलोंगेशन फेज ऑफ द ग्रोथ आर। ठीक है, इलोंगेशन फेज का पूछ रहा है। अब आप लोगों को पता होगा जो रूट होते हैं उसमें हम लोगों ने इस तरह का डायग्राम देखा था। यहाँ पर ये वाला जो रीजन था ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, फिर उसके बाद सेल ने क्या किया? एनलार्जमेंट कर लिया अपनी साइज में, लेंथ इंक्रीज कर ली, ये एलोंगेशन, और ये वाला जो है मैच्योरेशन। चलिए इधर देखिए, और उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। ये वाला जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप। तो इधर देखिए क्या क्या होगा?
इलोंगेशन फेज जो होता है, इलोंगेशन जोन होता है, उन सेल्स की क्या स्पेशलिटी होती है, तो देखो इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, यानी कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वैक्यूल फॉर्मेशन होगा तभी तो उसका साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा, ठीक है, पहले वो छोटे छोटे साइज की थी, अभी लार्ज होगा बिकॉज उसके अंदर सेट अक्यूमुलेशन हुआ है, एनलार्जमेंट हो रहा है, वैक्यूलाइजेशन हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो सेल एनलार्जमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है, अब जब सेप अक्यूमुलेशन हो रहा है, वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेल कैसे होगी, एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ठीक है, अब धीरे धीरे सेल मैच्योरेशन की तरफ जा रही है, तो नई सेल, सबसे पहले उसमें प्राइमरी वॉल थी, लेकिन अब नई सेल का, नई वॉल का फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, न्यू वॉल डिपोजिशन शुरू हो जाएगा तो यानी कि इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ। सेल एनलार्जमेंट, सेल इलोंगेशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ठीक है, ये सारे फीचर्स किसके हैं, सेल इलोंगेशन फेज के, तो आपका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट सेल बायोलॉजी में भी सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अकर इन द सेल ऑफ द रूट टिप टू फॉर्म द 354 सेल, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। माइटोटिक डिवीजन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माइटोटिक, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, n-1, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, n-1, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, क्लियर। अब इधर देखो हमें सेल कितना दिया हुआ है, 354 सेल्स, ठीक है, तो n क्या हो गया, 354, तो कर दो 354 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 353 सेल्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 353 सेल्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आई है, हमें पता है अच्छे से कि ये फॉर्मूला हम कैसे लेकर आए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने सेल डिवीजन, माइटोसिस अच्छे से पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि जब एक सेल डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेगी, ठीक है, 2 डिवाइड होंगे 2 से 4 बनेगी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, जितनी बार डिवीजन चला उससे एक कम, ठीक है, उससे क्या रहेगा, एक कम, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट देखो 354 नहीं, सेकेंड 353 बिल्कुल करेक्ट, यानी कि हमें आंसर यही मिल गया, ठीक है, अब इसमें तो बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं, 177 और 86 आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 353। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट इन द सीलिया, ठीक है, सीलिया के अंदर रेडियल स्पोक आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अब इधर देखो सीलिया जो है आप लोगों ने सेल बायो पढ़ा है, तो सेल बायो में हम लोगों ने सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़े थे, ठीक है, तो उनके जो एक्सोनिमी होते हैं उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखा है हम लोगों ने, अब इधर देखो इसके लिए थोड़ा सा 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इधर देखो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पेरिफेरल डप्लेट प्रेजेंट है, हो गई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही, 9 पेरिफेरल डप्लेट्स है, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये ए है होता है और ये बी, क्लियर, कनेक्टेड रहेंगे लिंकर के थ्रू, सेंटर में हमारे पास 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी इस तरह से, ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, शीट की कवरिंग होगी, क्लियर, ये भी आपस में जॉइंट है, क्लियर। अब जो हमारा ई जो माइक्रोट्यूब्यूल है इससे एक स्पोक निकल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक, क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक, इस तरह से, क्लियर है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या है, कवर्ड रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे कवर रहता है इस तरह से मेम्ब्रेन से कवर होगा, क्लियर। नेक्स्ट ये जो हमारे स्पोक है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जो अभी लिंक करें, यहाँ पर आर्म भी निकलेंगी, ठीक है, तो इस तरह से, एक सेकेंड,
इस तरह से हमारे पास डाइनिन आर्म होती है जो पूरे में प्रेजेंट होगी। अभी तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूरा जो होता है ये क्या है, कोर ऑफ एक्सोनोमी, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट, क्या है ये पूरा 9+2 अरेंजमेंट इन एक्सोनोमी, ठीक है। एक्सोनोमी यानी कि जो कोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनोमी, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट है। अब इसमें रेडियल स्पोक पूछ रहा है, ठीक है। रेडियल स्पोक किस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक ये जो है, ये दिख रहा है, ये क्या है, रेडियल स्पोक। क्लियर। रेडियल स्पोक तो जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे, 9, तो रेडियल स्पोक भी कितने होंगे, 9, ठीक है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 9। 18 नहीं, 9 बिल्कुल सही, 27 नहीं, 36, आंसर क्या होगा इसमें, सेकेंड। माइक्रोट्यूब्यूल पूछ रहा है तब भी 9, रेडियल स्पोक पूछ रहा है तब भी 9, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें 9, ठीक है। और अरेंजमेंट भी याद रखना, सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। माइक्रो पेरिफेरल डपलेट्स कितने होंगे, वो भी 9। सेंट्रल सिंगलेट कितने होंगे, 2, ठीक है। ए बी आपस में कनेक्टेड होगा किसके थ्रू, ए बी लिंकर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, हाँ चलिए क्वेश्चन वो पूछ रहा है, द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है, कहीं और नहीं मिल रही है, तो उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एंडेमिक, ठीक है। रेयर, कीस्टोन, एलियन, क्या होता है एक पर्टिकुलर स्पेस में मिलने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस में उसी जगह पे मिलता है उसको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखो डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, अच्छा सा देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम के लिए हमें इस ऑप्शन में चूज करना है, तो ये किसका डायग्राम है, पहले तो ये याद होना चाहिए। तो ये डायग्राम दिया हुआ है किसका डायग्राम, टर्निप, ठीक है, टर्निप का डायग्राम दिया हुआ है। तो इधर देखो, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड लीफ, लीफ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, ठीक है। एंड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। आप लोगों ने रूट पढ़ी है, हम लोगों ने रूट पढ़ी थी, तो रूट में भी, रूट को हमने स्टोरेज रूट में भी देखा था, क्योंकि यानी कि जो फूड को स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाइड हो रही थी, उस रूट में हम लोगों ने देखा था कि नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, ठीक है, डिफरेंट, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ठीक है। तो टर्निप जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 3rd। आंसर क्या जाएगा इसमें, 3rd, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को आपने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो एंजॉय योर डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।